चलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहाँ पे पहुंचे हुए थे हम भाई? ओके, हम बात कर रहे थे स्टेक होल्डर्स की। स्टेक होल्डर्स के हमने डिफरेंट टाइप्स देख रहे थे, उनके हम इंटरेस्टेड देख रहे थे, उनके हम जो है कंसर्न्स देख रहे थे बिजनेस के अंदर क्या होते हैं। स्टेक होल्डर की कितनी टाइप्स हैं बेटा? थ्री टाइप्स हैं। कौन कौन सी? इंटरनल, एक्सटर्नल और कनेक्टेड स्टेक होल्डर होते हैं। हमने इंटरनल सारे देख लिए थे। एक्सटर्नल में कहां तक पहुंच चुके थे हम? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हमने देख लिए थे, तो ये तकरीबन हमारे एक्सटर्नल भी सारे कंप्लीट हो चुके थे। अब बेटा क्वेश्चन है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या बिजनेस के अंदर मेन स्टेक होल्डर कौन होते हैं, बड़ा स्टेक होल्डर कौन होता है? ओके, स्टेक होल्डर कौन होता है? स्टेक होल्डर की डेफिनेशन बताएं मुझे। एक ऐसा पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन, एंटिटी, इंडिविजुअल जिसका बिजनेस के डिसीजंस के अंदर इंटरेस्ट भी हो और उसके पास पावर भी हो डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करने की। ऐसी बात है। अच्छा, ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। अब आगे चलते हैं। बिजनेस बनाता कौन है? ऑनर। चलाता कौन है? बिजनेस के डिसीजंस कौन लेता है? ऑनर या मैनेजमेंट? मैनेजमेंट लेती है। मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया कि जी हमने अपने गार्ड को जॉब से निकालना है, उसको हमने नोटिस दे दिया, तमाम लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी है, हमारे पास रीजन भी है। ये क्या एक मैनेजमेंट का या ऑर्गेनाइजेशन का या बिजनेस का डिसीजन है कि नहीं है? बिल्कुल है। इस डिसीजन के अंदर जो हमारे ऑनर हैं, क्या उनका कोई इंटरेस्ट है? तो जिनका इंटरेस्ट ही नहीं है वो स्टेक होल्डर कहां से? और आप तो कह रहे हो जो मेन स्टेक होल्डर होते हैं वो तो बिजनेस के। इसमें कौन है? इसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट किसका है? और नहीं, गार्ड का, जिसको निकाला जा रहा है। ऐसी बात है ना। और पावर सबसे ज्यादा किसके पास है इसमें? मैनेजमेंट के पास। गार्ड के पास है क्या? तो फिर मेन डिसीजन स्टेक होल्डर कौन हुआ? मैनेजमेंट। जबरदस्त। अच्छा, मैनेजमेंट की तो डिफरेंट लेयर्स होती हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, फिर नीचे तीन लेयर्स है ना, स्ट्रेटेजिक है, मिडल है और ऑपरेशनल है। ऑपरेशनल मैनेजर एक डिसीजन लेता है कि जिसका एक वर्कर ठीक काम नहीं कर रहा उसे निकालना है। ये डिसीजन है कि नहीं है मैनेजमेंट का? इसमें क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इंटरेस्टेड है? क्यों? एक वर्कर है भाई, मैं ऑपरेशनल मैनेजर हूं, मैंने लोगों से काम करवाना है, मैं डायरेक्ट उनसे काम करा रहा हूं। एक बंदा ठीक काम नहीं कर रहा, मैं उसे नहीं निकाल सकता। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का क्या मसला है उसके अंदर? आपके ख्याल में क्या इतने छोटे मैटर्स में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन्वॉल्व होते हैं? तो ये तो लाखों करोड़ों के हिसाब से एम्प्लॉइज हैं उनके हमारे, तो कहाँ पे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के यही फैसले लेते हैं बैठ के? केस के अंदर फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इंटरेस्टेड है भाई, तो फिर तो वो भी मेन स्टेक होल्डर ना रहे। सी बात है कि नहीं? तो फिर मेन स्टेक होल्डर कौन होगा किसी बिजनेस का? तो आंसर ये है मेरे बच्चा कि किसी भी बिजनेस के अंदर कोई एक मेन स्टेक होल्डर नहीं, डिपेंड करता है डिसीजन टू डिसीजन। हर डिसीजन पे हमने देखना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल शाम को क्या पकाना है ये कौन डिसाइड करता है? किससे पूछा जाता है घर में? पापा से। कौन पूछता है? पापा पूछते हैं। आपसे कभी नहीं पूछा? शेयर्ड लाइफ। हाँ जी। कैसे डिसाइड होता है रात में घर में क्या पकना है? मामा ही डिसाइड करती है। सी बात है। ये घर का डिसीजन है कि नहीं है? आप लोग इसमें इन्वॉल्व हो? नहीं नहीं, बात ये है कि क्या आपकी मानी भी जाती है? क्या कोई पावर है बनाने की, चीखने पाकने के अलावा, चीजें तोड़ने के अलावा? क्या पावर है? नहीं, फिर मना कहता ही हर वक्त हर दूसरे दिन कद्दू और दाल। उसकी रीजन ये नहीं है कि आपकी वहां पे पावर है, उसकी रीजन ये है कि सबसे मुश्किल काम है रोज का। हम खुद डेली परेशान होते हैं। 3 घंटे बहस चलती है, शाम को जाते हैं स्मार्टफोन में रखता हूँ, गाड़ी की चाबी पकड़ाई, बैग पकड़ाया, बच्चे आए उनको उठा लिया, उठा के बस वो कूलर पंखे के सामने जाके बैठता हूँ। पहला क्वेश्चन, हाँ जी आज क्या पकाना है?
बस फिर अगले 3 घंटे बस हम बच्चों से भी लड़ते हैं, आपस में भी लड़ते हैं, कुछ समझ नहीं आती क्या पकाना है, एंड में पिज्जा मंगवा लिया या कुछ मंगवा लिया, बाहर से खा लिया, बाहर में जाएगी पकाते। रात में मंगवा लिया था पिज्जा, 1.5 घंटा लगा दिया आते वो पिज्जा कम और वो कुछ अजीब सी चीज बन गई। खैर पॉइंट ये है मेरा बेटा कि जो मेन स्टेक होल्डर होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो कोई एक पर्सन नहीं होता, ये डिपेंड करता है डिसीजन टू डिसीजन। अगर आप देखेंगे डेफिनेशन तो वो भी यही कहती है कि इंटरेस्ट इन अ डिसीजन और टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन। किसी डिसीजन में कोई मेन होगा, किसी डिसीजन में कोई मेन होगा। मेन स्टेक होल्डर कोई यूनिवर्सली कोई एक बंदा नहीं होता किसी बिजनेस में। कौन होते हैं? जिसके पास हाई पावर होगी और उसका हाई इंटरेस्ट होगा मैटर के अंदर, वो मेन स्टेक होल्डर होगा, और ये वेरी कर रहा होगा डिसीजन टू डिसीजन। अब आगे आते हैं कि प्रैक्टिकली क्या होता है। तो प्रैक्टिकली जो ऑर्गेनाइजेशन के मेजर डिसीजन होते हैं वो कौन ले रहा होता है? मैनेजमेंट। तो ज्यादातर डिसीजन में इंटरेस्टेड कौन होती है? मैनेजमेंट, और उसके पास पावर भी होती है। तो नॉर्मली जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, मैनेजमेंट होती है बिजनेस की, वो मेन स्टेक होल्डर होते हैं। लेकिन ये यूनिवर्सल रूल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल के तौर के ऊपर बिजनेस बनाता कौन है? ऑनर। चलाते कौन है? मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट को रखता कौन है? ऑनर। ऑनर ने डिसाइड किया कि हमने एक डायरेक्टर निकालना है। क्या एक डिसीजन है? क्या इसमें गार्ड इंटरेस्टेड है? क्या इसमें कोई जूनियर मैनेजर इंटरेस्टेड है? क्या उनके पास कोई पावर है? वो तो बिल्कुल इररिलेवेंट हो गया, वो तो स्टेक होल्डर ही नहीं रही इस इशू में। ऐसी बात। इसमें फिर कौन है? इंटरेस्ट किनका ज्यादा है इसमें? ऑनर और उस डायरेक्टर का। पावर किसके पास है? ऑनर के पास। अब मेन स्टेक होल्डर कौन हो गया? ऑनर। लेकिन क्योंकि ये वाले मामला डेली बेसिस पे नहीं हो रहे होते, ऑनर इन्वॉल्व नहीं होते, तो लिहाजा ये बहुत कम सिचुएशन ऐसी आती है जिसमें कोई और मेन स्टेक होल्डर बन जाए मैनेजमेंट से अलावा। तो नॉर्मली कौन होता है? मैनेजमेंट। लेकिन 100% मैनेजमेंट नहीं होती, और लोग भी हो सकते हैं मेन स्टेक होल्डर हो सकते हैं। ठीक है। जिस तरह आपने सीए का डिसीजन, आपके उस डिसीजन में मेन स्टेक होल्डर कौन थे? अबू थे। ऐसी बात है। आपने उनको ज्यादा बनाया, ज्यादा कन्विंस किया। मैंने इस बार दोस्तों, कजनों को, रिश्तेदारों को जिन्होंने कोई क्रिंज बातें की होगी तो आपने कहा होगा देख लूंगी, चुप करके अंदर। वो जिस तरह नहीं होता लूडो खेलते हुए हम हार जाएं और दोस्त आगे से मजाक उड़ाना, मस्ती करना शुरू कर दे, तो हम कहते हैं नो इट्स जस्ट गेम, दिल कर रहा है गर्दन रोड में दीवार में ठोक दे। दूसरी गेम लगा हमारे साथ, ऐसा है ना। तो बाकी रिश्तेदारों को फिलहाल आपने कोई जस्टिफिकेशन नहीं की होगी, बिकॉज they don't have any power या they don't have such interest in your decision। हाँ, किसके पास पावर थी? बाबा के पास। आपने उनको मनाया, ठीक है। इस केस में बाबा मेन स्टेक होल्डर थे, लेकिन घर में क्या पकना ज्यादा, इसमें मेन स्टेक होल्डर बाबा होती है। ऐसी बात है। तो डिसीजन टू डिसीजन चीजें चेंज हो रही है। पढ़े जी मेन स्टेक होल्डर, आप पढ़े। Main stakeholders in a business organization, internal or external, are those who exercise the greatest influence. शाबाश। कौन होते हैं? जिनके पास सबसे ज्यादा पावर होती है। अच्छा, इंटरेस्ट भी सेकेंडरी हो जाता है। मामला डिसाइड कहां पे आके होता है? पावर पे। देखो, डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि एम्प्लॉय को निकालना है, इस मामले में इंटरेस्टेड कौन है? डायरेक्टर और वो जो एम्प्लॉय है, गार्ड है। दोनों में इंटरेस्ट किसका ज्यादा होगा? दोनों का ही ज्यादा है भाई, क्यों किसका कम है? डायरेक्टर्स का भी ज्यादा है, एम्प्लॉय का भी तो ज्यादा है। इंटरेस्ट तो दोनों का ज्यादा है। मामला कहां पे आके फंस गया? समझ आ रही है पुत्र? आगे चलो। The most influential stakeholders in a company are usually the board of directors and possibly also senior executives below board level. These are the individuals with the power to make most of the decisions. हाँ जी, तो जो सीनियर डायरेक्टर होते हैं नॉर्मली वो मेन स्टेक होल्डर होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास पावर ज्यादा होती है और क्योंकि ज्यादातर डिसीजन वो ही ले रहे होते हैं। शाबाश, आगे चलें। The directors will often be influenced by the opinions of their shareholders, especially their largest shareholders, because shareholders can take some action against the directors if they are dissatisfied. Exactly, वो कहते हैं कि भाई 100% भी मैनेजमेंट या डायरेक्टर जो है वो लोग
स्टेक होल्डर नहीं होते मेन, बाजुकात शेयर होल्डर बड़े हो जाते हैं अगर वो बीच में इन्वॉल्व हो जाए चीजों में तो। आगे चले। For example, shareholders can vote against the re-election of directors, and in extreme cases can vote to have an elected vote from. हाँ जी, शेयर होल्डर्स मैनेजमेंट को निकाल भी सकते हैं। Connected stakeholders. ओके, यहाँ पे रुक जाओ। तो दो टाइप्स हमने स्टेक होल्डर की करी, कौन कौन सी? इंटरनल स्टेक होल्डर भी हो गया, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर भी हो गया। अच्छा, इंटरनल स्टेक होल्डर कौन होते हैं? जो इंटरनल पार्ट होते हैं। एक्सटर्नल स्टेक होल्डर कौन होते हैं? आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। इसी बात है। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट ही होते हैं, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन्फ्लुएंशियल बहुत होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं होते, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन्फ्लुएंशियल बहुत होते हैं। जैसे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, कई कंपनी के एम्प्लॉयज होते हैं। कंपनी के एम्प्लॉयज होते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर? नहीं होते। क्या कंपनी के इंटरनल पार्ट होते हैं? नहीं। लेकिन डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होते हैं कि नहीं होते? होते हैं, मीटिंग्स में बैठते हैं। तो ये वो लोग होते हैं कनेक्टेड स्टेक होल्डर जो बेसिकली इतने इन्फ्लुएंशियल होते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के बाहर रहते हुए भी उनकी डिसीजन मेकिंग में अफेक्ट कर सकते हैं। कुछ की लोग, इंपॉर्टेंट लोग होते हैं, ये एक्सटर्नल में से भी होते हैं और इंटरनल में से भी होते हैं। वैसे तो नॉन एग्जीक्यूटिव कौन सा स्टेक होल्डर है? एक्सटर्नल है, लेकिन क्योंकि ये ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है बाकी एक्सटर्नल स्टेक होल्डर की निस्बत, तो ये फिर किस मामले में आ जाते हैं? कनेक्टेड में आ जाते हैं, क्योंकि ये डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होते हैं। इसी बात है ना, समझ आई पुत्र? ओके, हाँ जी, पढ़े कनेक्टेड स्टेक होल्डर। Other stakeholder groups, senior level directors, senior management, and the shareholders might influence the decisions that directors and senior management make. The term connected shareholder means a shareholder. Shareholder नहीं पुत्र, connected stakeholder. Stakeholder who is not a decision maker or is not a part of the permanent full-time infrastructure of the organization, but is nevertheless very influential in shaping the future of the organization and the decision. हाँ जी, connected stakeholder कौन होते हैं? ये decision maker नहीं होते और ना ही ये परमानेंट पार्ट होते, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन का फ्यूचर जो है वो शेप कर रहे होते हैं। मतलब ये डिसीजन मेकिंग के अंदर इन्वॉल्व जरूर होते हैं, मेकर नहीं होते, इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन से? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एम्प्लॉइज, वो वाले एम्प्लॉइज जिनका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है ऑर्गेनाइजेशन, जैसे यूनियन लीडर। यूनियन लीडर है, अगर आपकी लेबर यूनियन है और उसका लीडर है एक एम्प्लॉय, तो वो उस तरीके से स्टेक होल्डर नहीं होगा जिस तरह के बाकी एम्प्लॉइज होंगे, वो तो डिसीजन मेकिंग के अंदर बैठेगा। ऐसी बात है। इस तरह की सप्लायर, सप्लायर तो स्टेक होल्डर है हमारे, जो चीज हमें सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन कोई एक ऐसा सप्लायर है जो सिर्फ अकेला है, वो वाली चीज कोई और सप्लायर नहीं प्रोवाइड कर रहा और आपके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो आपकी डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस कर सकता है। इस तरह की कस्टमर बड़े कस्टमर वो होते तो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर है, लेकिन अगर वो बहुत बड़ा कस्टमर है तो वो आपकी डिसीजन मेकिंग में आएगा। तो ये वाले स्टेक होल्डर जब ज्यादा इन्फ्लुएंशियल हो जाते हैं नॉर्मली, फिर क्या बन जाते हैं? ये कनेक्टेड। तो कनेक्टेड स्टेक होल्डर एक्चुअली कोई सेपरेट कैटेगरी नहीं है, बेसिकली ये इंटरनल और एक्सटर्नल में से उन लोगों को निकाल लेती है जो बाकी उसी लाइन के लोगों से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मतलब तमाम सप्लायर से कोई एक सप्लायर ज्यादा जब इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो किधर आ जाता है? कनेक्टेड में। तमाम एम्प्लॉय में से जब कोई एम्प्लॉय बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, वो फिर किधर आ जाते हैं? कनेक्टेड स्टेक होल्डर। शाबाश, आ जाइए। ओके, बस ये हो गया। अच्छा, यहां तक हमने पढ़ा मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स और उनके इंटरेस्ट बिजनेसेस, लेकिन अभी तक हमने उनकी पावर्स नहीं पढ़ी कि किस स्टेक होल्डर के पास कौन सी पावर है। अब हम देखते हैं कि उन स्टेक होल्डर्स के पास पावर कौन कौन सी है, वो कैसे ऑर्गेनाइजेशन के फैसलों को चेंज कर सकते हैं। समझ आ गई बात? पढ़ें जी। लीगल राइट्स जी, सोर्स ऑफ पावर। एक्सटर्नल स्टेक होल्डर जो होते हैं, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर कौन कौन से होते हैं हमारे? गवर्नमेंट, लैंडर, सप्लायर्स, कस्टमर्स, लोकल कम्युनिटीज, जनरल पब्लिक, ये हमारे क्या थे? एक्सटर्नल स्टेक होल्डर थे। इनके पास पावर कहां से आती है? तो कुछ स्टेक होल्डर के पास पावर आती है लीगल राइट्स से, जैसे कि सप्लायर्स, लेंडर्स, जो बैंक्स होते हैं उनके साथ हमारे एग्रीमेंट होते हैं ना, जो लोग जो उधार लेते हैं उनके पास लीगल राइट्स होते हैं, वो हमें इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। पढ़े। Shareholders have some legal voting rights under company law. हाँ। Lenders have legal rights under the terms of their lending agreements. For example, a lender has a right to take action in the event of default by borrower. हाँ, अगर आप लोगों ने पैसे वापस ना दिए उसको, तो वो कौन सा एक्शन ले सकता है?
लीगल एक्शन ले सकता है। ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करती है कि हम इसके पैसे वापस नहीं कर रहे हैं इसको, तो उसके पास कौन सी पावर है? लीगल राइट्स मौजूद है। शेयर होल्डर की पावर कहाँ से आती है? लीगल राइट से आती है। लेंडर्स की राइट का पावर कहाँ से आती है? वो भी लीगल राइट से आती है। आ जाए जी। Publicity and ability to influence customers or legislators. हम्म Pressure groups and protest groups might be influential. हम्म These include environmental protection groups, human rights protection groups, and animal welfare activists. एग्जैक्टली। जनरल पब्लिक या जो कम्युनिटीज कह रहे थे उनके पास क्या पावर होती है? जो कम्युनिटीज होती हैं, लोकल कम्युनिटीज, क्या पावर होती है? उनके पास ये पावर होती है कि जो उनके लीडर्स होते हैं उनकी बात मानेंगे बाकी लोग। पावर टू ओबे होती है। तो लिहाजा जो लीडर्स होते हैं वो लोगों के माइंड्स को चेंज कर सकते हैं, वो स्ट्राइक करवा सकते हैं, वो बाइकआउट करवा सकते हैं। तो ये वाली पावर है, ये भी ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन को चेंज कर सकती है। आगे चलिए। Control over key resources. A major supplier could exert influence by controlling the supply of a key resource to the organization. हाँ जी, This results in a supplier or vendor risk for business. एग्जैक्टली। जो सप्लायर होते हैं उनके पास कौन सी पावर होती है? उनका रिसोर्सेज पे कंट्रोल होता है। अगर वो देना छोड़ देंगे तो बिजनेस बंद हो जाएगा। तो वो अपने उन रिसोर्सेज को कंट्रोल को यूज करके डिसीजन ऑर्गेनाइजेशन का चेंज ला सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल नीचे क्वेटा होटल पे है, कोई आदमी जो है वो दूध सप्लाई करता है और वो अकेला है पूरे इस्लामाबाद के अंदर, और क्वेटा वाले कहते हैं जी हमने 10 रुपए सस्ता खरीदना, वो कहता है जी नहीं खरीद, ना ले लो तो ना लो। तो क्या क्वेटा वाले अपना फैसला चेंज करेंगे? नहीं करेंगे। और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं, वो करेंगे। क्यों? क्योंकि उस सप्लायर का कंट्रोल है उस रिसोर्स के ऊपर जिसके ऊपर बिजनेस मेजरली डिपेंड कर रहा है, की रिसोर्स है। समझ आ गई बात? आगे चलो। Buying power. बाइंग पावर, हाँ जी। Customers can exert influence collectively through their buying power. हम्म। If they do not like what a business organization is doing, they can switch to buying from competitors. शाबाश। कस्टमर्स के पास कौन सी पावर होती है? Buying बाइंग पावर होती है। इस तरीके से वो डिसीजन चेंज करा सकती है ऑर्गेनाइजेशन की। जी जी चले। This results in a customer concentration risk for business. शाबाश, आगे चलो। Source of power internal. इंटरनल, जो इंटरनली लोग बैठे हैं, मैनेजमेंट एम्प्लॉइज, वो वाले लोग। हाँ जी। Position power. Individual employees might be in a position of power within the organization, perhaps because of special expertise that they possess. एग्जैक्टली। देखें, डायरेक्टर्स के पास सबसे ज्यादा पावर होती है। ऐसी बात है। किस चीज की पावर? क्या उनके डोनेशन होती है? पोजीशन होती है उनके पास। उनके पास कौन सी पावर होती है? पोजीशन की पावर होती है। शाबाश, आगे चलो। Top consultants and investment bankers are examples. This results in a 3% risk for business. शाबाश, चलें जी। Claim on resources. Power might arise from a claim or control that exists over particular resources of the business. For example, the power of employees or trade union representatives might come from their ability to withhold labor in the event of a dispute with management. हाँ जी, जो लेबर यूनियंस वगैरह होते हैं उनके पास क्या पावर होती है? उनका एम्प्लॉयज के ऊपर कंट्रोल होता है। और एम्प्लॉयज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के क्या होते हैं? रिसोर्स होते हैं जिनको यूज करके वो बेनिफिट ले लेती है। आगे चले। Personal charisma or influence. Some individuals might exercise considerable influence through their personal qualities and charisma. हाँ जी, कुछ लोग बकायदा इस तरह से होते हैं कि लोग उनको फॉलो करना पसंद करते हैं। उनका पर्सनैलिटी ऐसी होती है, जिस तरह इमरान खान है, देखो उसकी पर्सनैलिटी है, लोग मतलब उसके पीछे चलते हैं। जिस तरह हमारे पॉलिटिकल लीडर्स है, मौलाना तारिक जमील साहब है, मुस्तफा साहब है, ये लोग क्या है? क्या इनके पास कोई पावर है? नहीं। फिर भी ये लोगों के बड़े बड़े फैसले चेंज कराते हैं। वजह कि इनकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि लोग इनको फॉलो करना, इनकी बात को मानना पसंद करते हैं। तो ये भी एक सोर्स ऑफ पावर होता है जिससे आप लोगों के फैसले चेंज करा सकते हैं। चले, अच्छा यहीं पे रुक जाए भाई। देखो बेटा, हमें पता चल गया स्टेक होल्डर कौन होते हैं, जिनके पास पावर और जिनका इंटरेस्ट होता है डिसीजन। इंटरेस्ट हमने देख लिए सबके, पावर भी हमने सबको देख लिया, गोंगलू को हमने समझा दिया है। ओके जी, क्या आप गोंगलू लोगों को मैनेज कर लेगा? देखो हमने लोगों को बता दिया कि जो भाई तुम बिजनेस करोगे, कामयाब हो रहे होगे, तुम्हारे रिश्तेदार फूफो लोग आप पे काले जादू करेंगे, तवीज करेंगे, टांगे अड़ाएंगे। उनके पास कौन कौन सी पावर होंगी, वो कहाँ कहाँ पे टांग अड़ा सकते हैं, सारा बताया कि नहीं बता दिया? क्या वो लोगों को मैनेज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो तो गोंगलू है। उसे ये तो पता चल गया, ये भी नहीं पता कि कैसे मैनेज करूं भाई इनको मैं। ऐसी बात है ना। तो आज हम उसे ये सिखाएंगे कि भाई आपने लोगों को मैनेज कैसे करना है। तो हमारे एक बाबा जी थे जिनका नाम था हजरत मेंडलोज साहब। उन्होंने बड़े लंबे लंबे चिल्ले काटे, हिमालय के पहाड़ों पे एक टांग पे खड़े होकर उन्होंने 40 साल चिल्ला काटा। उमर तो पहले 5 दिनों में गए थे, बाकी फिर वो खड़े रहे 40 साल। बहरहाल उन्होंने चिल्ला काटा। इतना लंबा चिल्ला काटने के बाद उन्होंने
गोंगलू को चंद तरकीबें बताई कि आपने लोगों को मैनेज कैसे। तो एक दिन गोंगलू को हमने मशवरा दिया कि और चलते हैं बाबा जी के पास हिमालय की पहाड़ों पे। अब हम उसको लेके जा रहे हैं। यार कोई मार्कर ले आओ बाहर से, जल्दी जाओ, भाग के जाओ, मेरा मार्कर उस क्लास में रह गया, हमें साथ में मार्कर लेके आओ, फ्रेंड वही हिसाब से मार्कर लेके आओ। तो हमने जनाब जी गोंगलू को कहा कि जी बैठो गाड़ी पे। एक बाबा जी हैं, वो चिल्ला काट रहे हैं वहां पे, वो इसी चक्कर में गए हैं कि लोगों से तंग हो गए कि यार उनको कैसे मैनेज करना है, उनकी भी पुट्टी के मसले बने हुए थे। तो वो वहां पे अब चिल्ला काट रहे हैं। अब हम उनको गोंगलू को लेके जाते हैं बाबा जी के पास, देखते हैं बाबा जी क्या फरमाते हैं। ठीक हो गया यार, आप तो मियाँ वाले से अल्लाह के बंदे, आपको नहीं पता? बिल्कुल नहीं पता। अब सराइकी है। अब तो बात हो तो मैंने बाबा से बात की, तो सराइकी हो गया, आपको गोंगलू को नहीं पता यार? शलजम को कहते हैं, सब्जी नहीं होती वो। बेचारी एक मस्कीन सी सब्जी है शलजम। उस बेचारे के आज तक कोई साबित नहीं हो सका कि वो फ्रूट है या सब्जी है। वो जमीन से निकाल के, कच्चा निकाल के भी खा सकते हैं, बड़ा मजे का होता है। सालन भी पका लो, 4 सब्जियों में भी फिट हो जाता है, वो फ्रूट्स के तौर पे भी खाया जाता है। और उसकी कोई खास ट्रीटमेंट भी नहीं होती है, उसे जमीन से निकालो, हाथ से पहुंच के वो खा जाते हैं, छिलका उतार के दांतों से। तो वो बेचारा शरीफ सही है, सिंपल सा, जिधर मर्जी उसको ले जाओ वो फिट हो जाता है। उसका अपना कोई टेस्ट नहीं है। वो किसी को मीठा लगता है, किसी को तीखा लगता है, किसी को फीका लगता है। तो गोंगलू नॉर्मली उस शख्स को कहा जाता है सॉर्ट ऑफ बर्गर बच्चा। आप तो नहीं हो। मियाँ वाली वाले तो नहीं होते कम अज कम। मेरे बड़े दोस्त रहे हैं मियाँ वाली के, खैर बात। बल्कि कोटक में रहे ना आपके बाबा, आप भी वहीं पे थे। आगे मुजफ्फरगढ़ में तो 4 साल मैं गुजार के आया हूँ मिसाली के अंदर। ओके, पॉइंट ये मेरा बच्चा कि अब हम निकले हैं बाबा जी के पास। बाबा जी के पास गए हैं, बाबा जी जनाब ये टांग पे खड़े हुए हैं, चिल्ला काट रहे हैं। हमने कहा हजरत मसला है। उन्होंने कहा क्या? हमने कहा जी लोग कुछ पहले नहीं हो रहे। तो बाबा जी ने ठंडी सांस ली और कहा बेटा मेरा तो दिमाग खराब नहीं है, पहाड़ों पे अकेला है, उन्हीं लोगों से तंग हो गया है। हमने कहा चले, आपने एक बड़ी लंबी तपस्या की है, कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो निकाला होगा कि लोगों को मैनेज कैसे करना है। तो बाबा जी ने एक बड़ी लंबी ठंडी सांस ली, उन्होंने एक लकड़ी उठाई और जमीन पे उन्होंने जनाब ये गिलाफ बनाया। बाबा जी पढ़े लिखे हैं, ठीक है। उन्होंने कहा कि बेटा देखो, जो स्टेक होल्डर होते हैं ना, वो कितने फैक्टर्स पे बेस कर रहे होते हैं? स्टेक होल्डर कितने फैक्टर पे डिपेंड कर रहा होता है? दो। कौन से? हाँ जी, पावर और इन्फ्लुएंस। दो चीजों पे स्टेक होल्डर जो खड़ा होता है। तो बाबा जी ने कहा कि एक साइड पे आप रख लो पावर को और एक साइड पे रख लो आप इंटरेस्ट। 0, 10 और 10। उसने कहा बेटा जब भी आप जिंदगी में कोई फैसला करना ना, कोई भी फैसला करना, जिस तरह कि आप लोगों ने किए, प्रैक्टिकल है सारा चीज, आप लोग करते रहते हैं ये चीज। तो जिंदगी में जब भी कोई फैसला करना है तो आपने उसके बाद बैठ के देखना है कि इस फैसले का लोगों की तरफ से रिएक्शन कैसे आए। तो बेसिकली 4 तरह के लोग निकलेंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जिस तरह के घर में आप होते हैं, मतलब घर में कोई भी मेजर डिसीजन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको, आपकी अपनी एक टून लाइफ है, वो गुजारते रहते हैं। मतलब जिनका मैटर के अंदर, उस डिसीजन के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं होगा और उनके पास कोई पावर भी नहीं होगी। कुछ लोग ऐसे होंगे जिसका उस मैटर के अंदर इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होगा लेकिन उनके पास पावर नहीं होगी, जैसे कि वो बेचारा गार्ड था। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका मैटर के अंदर इंटरेस्ट 0 होगा, पावर बहुत ज्यादा होगी, जैसे कि शेयर होल्डर्स थे। पावर तो उनके पास थी ओनर्स की, लेकिन क्या उनका मामले में इंटरेस्ट था? नहीं। और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा होगा और उनके पास पावर भी बहुत ज्यादा होगी, जैसे कि आपकी बुक। ठीक है भाई, वाह, मैं वही रिश्ते होते हैं ना हमारे घरों में, ऐसी बात है। ओहो, किस किस से पूछा जाता है? चाचे, मामे, ताए, फूफा, खाला, दूर के उनके कुत्ते, उनके बिल्ले, उनकी मुर्गियों, कुकड़ों, अंडों, चूजों से पूछा जाता है। उनसे नहीं पूछा जाता जिनकी अपनी शादी हो रही होती है, ऐसी बात है। और फूफो ने बाय डिफॉल्ट नाराज होना होता है। तो क्या फूफो को डिफॉल्ट करके आप जो है शादी कर सकते हैं? नहीं पुत्र, अगर कर लिया तो तंदूर में से तवीज निकलेंगे आपके। ओके,
मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस है बेटा, आपके हो सकते हैं हालात बेहतर हो। कितनी फुफू है पुत्र? हौसला रख। हाँ मेरा बच्चा, तीन। जन्नती बंदे देखो यार, लगता भी है कसम से आपकी फुफू हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती, उसको बनता ही नहीं है। दो बेटा, आप कोई अपना तभी से इस तरह अल्लाह ताला आप क्या रहम करे। 8। मूविंग ऑन। क्या हुआ बेटा कि बेसिकली बाबा जी ने आपकी एक मुश्किल आसान की और उसने कहा कि जब भी तुम फैसला लो ना, तो लोगों को इन 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर लें। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका उस डिसीजन के अंदर कोई पावर नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनको इधर नहीं है। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, पावर नहीं है, इधर निकले ना। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पास पावर बहुत ज्यादा और इंटरेस्ट नहीं, और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पास पावर भी बहुत ज्यादा और इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा, तो उनको इधर निकले। अब हमने लोगों को डिवाइड कर दिया कितनी कैटेगरीज में? 4 कैटेगरीज। उसके बाद बाबा जी ने एक लंबी ठंडी सांस ली, हमें लगा कि आखिरी सांस है, टेंशन हो गई। हमने कहा बाबा रुको, हमें बताओ तो सही है करना क्या है बीच का। तो बाबा जी ने फिर कहा कि मैं इधर ही हूं अभी। उन्होंने कहा कि देखो, वो लोग सबसे इंपॉर्टेंट होंगे कौन? जिनके पास पावर भी बहुत ज्यादा होगी और जिनका इंटरेस्ट भी मैटर में बहुत ज्यादा होगा। आपने इनको बड़ा क्लोजली मैनेज करना। इन लोगों को आप ढील नहीं दे सकते। अगर आप चाहते हैं कि आपका सीए का डिसीजन इंप्लीमेंट है, तो बाबा को आपने बना के रखना है कि बाबा फिट पढ़ाई जा रही है, बाबा बहुत ज्यादा पढ़ाई है, बाबा डेली क्लास, बाबा टेस्ट में आज 100 में से 300 नंबर आ गए, ताकि आपको खर्चा मिलता है और क्लास होती है। ऐसी बात है। इन लोगों को आपने बड़ा क्लोजली मैनेज करना है, पुप्पो की पहुंच से दूर रखना है, किसी किस्म के मामला क्रिएट ना हो। ठीक हो गया? उसके बाद कुछ लोग होंगे जिनके पास पावर बहुत ज्यादा होगी और इंटरेस्ट उनका नहीं होगा। इन लोगों को आपने सेटिस्फाइड रखना। कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं आने देनी कि ये लोग बिजनेस में इंटरेस्टेड हो। समझ आई? ये लोग उस डिसीजन, जैसे आपने गार्ड को निकालने का फैसला लिया, ऑनर के पास पावर तो है, कोई इंटरेस्ट है इस डिसीजन में नहीं, लेकिन आपने कोई भंड मारी, पता नहीं चला, और वो जो गार्ड है वो सीधा किसी शेयर होल्डर के पास पहुंच गया और पता चला वो उसकी पुप्पो का बेटा था। अब शेयर होल्डर मामले के अंदर इंटरेस्टेड हो गया, पावर तो उसके पास ऑलरेडी ज्यादा थी, तो भाई बेड़ा तो घर को। लिहाजा आपने शेयर होल्डर को सेटिस्फाइड रखना है हर फैसले में कि भाई ये कहीं पे जाके इंटरेस्टेड ना हो जाए, नहीं तो मामला खराब हो जाए। ऐसी बात। उसके बाद उसने कहा कि कुछ लोग होंगे जिनके पास पावर बहुत कम होगी और इंटरेस्ट बहुत ज्यादा। पावर बहुत कम होगी, इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होगा, जैसे कि वो गार्ड था। तो कहता है ऐसे बंदों को आपने इन्फॉर्म्ड रखना, बताते रहना कि हम ये क्यों कर रहे हैं, क्या वजह है, ताकि वो लोग कोई गड़बड़ क्रिएट ना करें। उनको पता हो, कोई यकदम उन पे बम ना फूटे कि वो परेशान हो, कोई एक्सट्रीम कदम ले लें। उनको आप प्रॉपर नोटिस पीरियड देंगे, उनको आप बताएंगे वजह सारा कुछ, और उसके बाद निकालें। और कुछ लोग ऐसे होंगे, कैसे? हम जैसे जिनको कोई नहीं पूछता, कोई नहीं लिखता, तो कहते हैं इग्नोर करने वाले ये लोग भी नहीं होते। इनको भी आपने इनके ऊपर नजर रखनी है, क्योंकि हो सकता है इनमें से कोई शरारत करते। जैसे आप गार्ड को निकाल रहे हैं और ऑफिस बॉय भी तो मौजूद है, क्या उसका इस मामले में कोई इंटरेस्ट है? क्या उसको कोई पावर है? लेकिन आप यहाँ में क्या वो शरारत कर सकते हैं कि नहीं कर सकता? कर सकता है। तो इग्नोर आप उसे भी नहीं कर सकते। लिहाजा उसको आपने क्या करना है? मॉनिटर करना है कंटिन्यूसली कि फूफो तो चलो ठीक है, फूफो के बच्चे भी अबू तक नहीं पहुंचने पाएंगे, ठीक है, उनको भी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो लिहाजा ये 4 मेजर्स आपने अडॉप्ट करने हैं इन चारों तरह के लोगों के साथ। ठीक हो गया? तो जो हमारे बाबा जी मेंडलोस बाबा जी थे, उन्होंने कहा कि ये तरीकाकार है, मैंने अपनी कोई 40 साल की तपस्या से ये चीज सीखी है, इस तरीके से आप लोगों को बहरहाल मैनेज कर सकते हैं। हमने कहा थैंक यू वेरी मच। उन्होंने कहा कि जाते जाते बेटा मेरा आखिरी सांस है, इस स्ट्रेटेजी को या इस मेरी जो फाइंडिंग है इसको आप नाम दे देना मेंडलोस पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स। ठीक हो गया? मेंडलोस पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स। यहाँ पे सिंपल पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स लिखा हुआ है क्योंकि बाबा जी फौत हो गए थे तो उनका नाम यहाँ पे शो नहीं हो रहा। मैं आपको नाम बता देता हूँ, मेंडलोस था, मेंडलो उनका नाम था।
अपॉस्ट्रोफी एस, मेंडलोज पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स, मतलब ये जो वाली तपस्या है 40 साल के बाद जिंदगी चली गई, तब जाके पता चला कि लोगों को आपने कैसे मैनेज करना है, ये सबसे बड़ा टफ टाइम। ठीक है मेरा बच्चा, समझ आ गया? आ जाइए पढ़े, शाबाश, आगे पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स। Power interest matrix is used to categorize relevant stakeholders based on their power or influence and level of interest in a project or end. शाबाश। Based on the above categorization, strategies can be developed to manage all stakeholders effectively शाबाश। and to develop a communication plan accordingly for their consultation and engagement. शाबाश। This will further result in applying RACI responsible, accountable, supporting, consulted, and informed based strategy to identify the roles and responsibilities of each relevant. शाबाश। Once the stakeholders are identified, they are plotted to be great in relation to the power and interest as follows. शाबाश, फिर हमने नीचे ग्रीड अपनी बना दी है, इसको आप पढ़ लीजिए। क्वेश्चन, यहां तक कोई क्वेश्चन? चलिए जी, हमारा चैप्टर 1 एंड हो गया। जो थोड़े से टॉपिक रह चुके हैं हमारे दरमियान में हमने छोड़े, वो जब हम बुक कंप्लीट कर लेंगे तब एंड पे जाके पढ़ेंगे। अभी आपके माइंड जो है वो उतना डेवलप नहीं हुए कि उन चीजों को ग्रास्प कर सके, वो हम बिल्कुल एंड पे जाके क्लास लेक्चर उसके ऊपर हम उसको वाइंड अप करेंगे। ठीक हो गया? चलें, कल इंशाल्लाह हम चैप्टर 2 मंडे को स्टार्ट करेंगे। जितना पढ़ लिया है चैप्टर आपने सारा पढ़ लेना है, जिनके पिछले लेक्चर पेंडिंग है वो करके आएंगे। कोई क्वेश्चन है तो वो आप देख के आएंगे। हमने वर्ड बाय वर्ड पढ़ा है, तमाम अल्फाज की मीनिंग की है। कोशिश करें कि अगर आप हार्ड बाउंड बुक ले सकते हैं तो ले लें, छोटी सी बुक है, 500-700 के 800 की आएगी, वो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि ये टर्म्स वगैरह बुक के ऊपर लिखना बहुत ज़रूरी है। अभी आपको लैंग्वेज बैरियर जो है वो क्रॉस करें। ठीक है बेटा, चलें, अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़बान में रखे बेटा। अल्लाह हाफिज़।